सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। अमूमी तौर पर मेरे साथ राना ताहिर साहब होते हैं, कुछ और गेस्ट भी कभी कभार, अलीना भी मेरे साथ होती हैं, लेकिन आज एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ हैं, जनाब शेख रशीद अहमद, वफाकी वज़ीर रेलवे। और मैं लाल हवेली में हूँ, उनका जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर मैं आया हूँ और गुफ्तगू उनसे हम करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं। तकरीबन 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को, वो वफाकी वज़ीर हैं, गवर्नमेंट के मामलात को पूरी तरह देख भी रहे हैं और अपनी एक वजारत भी चला रहे हैं। फिर बॉर्डर पर टेंशन, इंडिया ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है और उस पर एक गासिबाना कब्ज़े की कोशिश की है, उसमें जो सबसे ज़्यादा वो स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान के आवाम के जज्बात की तर्जुमान हैं, शेख रशीद साहब उन चंद पॉलिटिशियंस में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं उनकी सही तर्जुमानी की है। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। आपकी गुफ्तगू आती रहती है, आप लोगों से रब्ता अपना रखते हैं, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें भी आज टाइम दिया। सबसे पहले मैं जो एक इंटरनेशनल इशू हमारे बॉर्डर पर जो आन खड़ा किया भारत ने, हमारे कश्मीरी भाई जो पाकिस्तानी उन्हें अपना हिस्सा समझते हैं, कश्मीर पाकिस्तान को अपना समझता है, स्पेशल स्टेटस ले लिया, सब कुछ हो चुका। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम जिस सिमत जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, समझते हैं ज़ाती हवालों से कि क्या ये स्पेस बिल्कुल सही है या कुछ और भी करने की ज़रूरत है? देखिए, मेरी बहुत पहले से ये राय है कि मोदी नाज़ीज़म का, जय सिंह का, आरएसएस का शूट ऑफ है। और मुझे अच्छा याद है, मेरी दोस्त थी नैन्सी पॉल, अमेरिकन एम्बेसडर थी इंडिया में। जब मोदी को वीज़ा नहीं मिला तो उसका इसरार था कि भाई ये यहाँ का फ्यूचर है, और ये मुझे उस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही थी। इन दी एंड उसने देखे ना, जिस किस्म की ताश लगाई है, सोच समझ के लगाई है। इलेक्शन पे उसने जज्बात को अपनी तरफ करने की कोशिश की। इलेक्शन से पहले उसने जो पाकिस्तान की सरहदी जज्बात से खेलने की कोशिश की। फिर 303 उसके मेंबर हैं बीजेपी के, एक भी मुसलमान नहीं है। आप देखें 25-26 करोड़ मुसलमानों की आबादी में किसी मुसलमान से उसने वोट भी नहीं मांगा भी नहीं। वो जो पुराने लोग थे, दिल्ली की जामिया मस्जिद में जाया करते थे, या लखनऊ में, या यूपी में, ही सेड नो। अब दुनिया में इसी किस्म के लीडर आ गए हैं, ट्रम्प, मोदी, और एक्सट्रीमिज़म में और कौमियत में, और अपना सेकुलरिज्म इंडिया भूल गया है। अबुल कलाम आज़ाद की सोच दम तोड़ गई है। लेकिन मैं एक चीज़ पॉजिटिव जो देखता हूँ कि मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूँ, इन तमाम लीडरों को मैं अंदर से जानता हूँ। अब कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद जो है वो मुजाहिदीन के हाथों में चली गई। वो जो मज़ाकरात, मामलात और ये और वो, आप देखेंगे कि वहाँ एक वाक़या होगा महीने में, 2 महीने में, जो आग लगा देगा। और जो बात किसी को समझ नहीं आ रही कि मोदी ने सारा कैलकुलेटिव ये काम किया है। उसको हमारी इकॉनमी का पता है, उसको अफ़गानिस्तान, अमेरिकन मामलात जो हैं ठीक होते देखे जा रहे हैं। मुमकिन है चंद दिनों में वो सेटल हो जाए और अमेरिका यहाँ से निकल जाए, उसका इंटरेस्ट और ख़त्म हो जाए। लेकिन जब भी अमेरिका का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में ख़त्म हुआ, वो हमें गुड बाय कह गया, छोड़ के चला गया। और तालिबान एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं, उनकी डिप्लोमेसी देखें। उन्होंने सिखों से लड़ाई लड़ी, उन्होंने बरतानिया से लड़ाई लड़ी, उन्होंने अमेरिका से लड़ाई लड़ी, उन्होंने रशियन से लड़ाई लड़ी, और स्टिल जल्दी जाने की अमेरिका को है, तालिबान को कोई नहीं। हाँ, वो तो लड़ाई पे वो तो कर रहे हैं जो करना था उन्होंने। हमारी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है हमारे लिए।
अगर हमने इकॉनमी ठीक कर ली तो सब अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, वरना अल्टीमेटली हिंदुस्तान वही सलूक करेगा कश्मीरियों के साथ, इनकी कत्लो गारत करेगा, वहाँ इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, जंदाल आ जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर, वहाँ मिलें बन जाएंगी। और या तो कश्मीर का मसला हमेशा के लिए हल होने जा रहा है जी, या ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा शेख साहब, हमारी भी प्राइम मिनिस्टर से एक मुलाकात हुई थी जर्नलिस्टों से, जिसमें एक नज़र आई ये बात कि एक भरपूर डिप्लोमेटिक एफर्ट करने जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें पब्लिक ओपिनियन भी बनाएगा, दूसरी हुकूमतों से भी बात करेगा। और ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जो सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास है, उस वक्त तक हमारे पास टाइम है कि हम पब्लिक ओपिनियन को इस हद तक ले जाएं कि मजबूर करे वर्ल्ड कॉन्शियस भारत को कि वो सारे ये इक़दाम वापस लें। हो सकता है इस फैसले से देखें, एक तो इंडिया का सेकुलरिज्म दम तोड़ गया, अब ये बात कश्मीर तक नहीं, यूपी और सीपी का मुसलमान भी खौफजदा है। यानी ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि यूपी और सीपी जो मुसलमान आबादी की प्रॉपर्टी है उसकी कीमत बढ़ गई है। वो दादा बेटा पोता दर पोता एक ही घर में शिफ्ट हो गए। दे फील अनसेफ। अक़लियतों के लिए बहुत बुरा वक्त है इंडिया में। सेकुलरिज्म तबाह हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन तबाह हो गया, इकॉनमी भी आप देखेंगे इतनी नहीं है जितना उसका मीडिया इंडिया की इकॉनमी को उठाए बैठा है, उसका भी बहुत बुरा हाल है। हम एक छोटा जहाज़ हैं, हम ठीक होने पे आए एकदम ठीक हो जाएंगे, 2-3 सालों में ठीक हो जाएंगे। और इंडिया डाउन हो गया तो वो बड़ी मुश्किल से संभलेगा। आगे भी देखें ना, इंडिया में कोई 60-70% लोगों के घरों में टॉयलेट्स ही नहीं है, गुर्बत का ये आलम है वहाँ पे। इंडिया में देखें उनकी ज़रूरत, कई लोग इंडिया में सिर्फ गाय को पाल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो वहाँ पर लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के साथ टेंशन, कश्मीर के साथ ये सब कुछ मोदी कर ही इसीलिए रहा है कि इन मामलात पर तवज्जो ना हो और वो हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं पूरे के पूरे मोदी के पीछे रैली करते रहें और वो अपना दुनिया में यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल कर सके चीज़ों। हिंदू नेशनल जो हैं वो तो जी मोदी के साथ चल पड़े हुए हैं। ये इसमें किसी को शक नहीं करना होना चाहिए कि बीजेपी प्योरली हिंदुस्तान की एक पॉपुलर पार्टी है और कांग्रेस को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो उसको होना चाहिए था। और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है वो बहुत दम तोड़ती हुई पार्टी है। और इंडिया जो एक नॉन अलाइंड मूव था, यूरोपीय यूनियन पुरानी या नई, उसमें उसका एक रोल था। अब वो टोटली अमेरिका की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया, लेकिन उसने रूस को भी हाथ से नहीं छोड़ा। डीलें उसने यानी दोनों तरफ हाथ रखे हुए हैं। वो खला में भी है और ज़मीन पे भी है। वो अमेरिकन के साथ भी अच्छे रिलेशन में है और रशियन के साथ भी है। एक चीन हमारा बहुत सीरियस और बहुत कमिटेड और हमालिया से बुलंद दोस्ती है, उसमें हमें कोई शकूक व शुबहात नहीं पैदा होने देने चाहिए। ये मैं फ़िक्रा बड़ा सोच समझ के, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मैं जानता हूँ। कोई आपको ख़तरा लग रहा है कि शकूक व शुबहात? उनके खदशात मैं दूर करता रहता हूँ, हमें और दूर करने चाहिए। और ये इस वजह से हो गए होंगे, हम IMF के पास चले गए, अमेरिका के साथ चले गए। अमेरिका के साथ तो उन्होंने कहा कि आप जाएं, IMF के साथ तो चीन ने कहा हमें जाएं। और ये $6 बिलियन जो है जिससे गरीबों की चीखें निकल गई हैं, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था। मैं इनको कहता था पहले दिन चले जाओ। जब हम आए ही थे, हम चले जाते तो हालात संभलना शुरू हो जाते। अगर एक आदमी ने ऐसा काम करना हो जो मुतनाज़े हो तो उसका फ़ैसला यस और नो में फौरी करना चाहिए, चॉपर करना चाहिए। मैं कैबिनेट में इस बात का हामी था कि डू इट इमीडिएटली। अब आपका क्या ख्याल है, व्हाट स्टॉप प्राइम मिनिस्टर फॉर डूइंग इट राइट अवे? मुझे नहीं पता, दैट आई डोंट नो, लेकिन बात तो मेरी सुनते हैं, उनकी मेहरबानी। और ये 2-3 महीने और अगला साल बड़ा क्रूशल है जी। अगले साल जंग भी हो सकती है इंडिया के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कह रहे हैं इकॉनमी सबको पता है हमारी कमज़ोर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो ऑप्शन है जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं कोई ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की और बड़े अच्छे जुमलों का इस्तेमाल किया। मैं कोई बर्कले, हार्वर्ड या एसएक्स का नहीं पढ़ा हुआ, मैं टाटों पे पढ़ा हूँ।
मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमने ईद या शबरात के लिए नहीं रखे हुए। हमारी 75% मिसाइल टेक्नोलॉजी और 25% बाई एयर है, उनकी 75 बाई एयर है और 25 बाई मिसाइल है। हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर खुदा न खास्ता जंग नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इंडिया ने दरवाजे बंद कर लिए हैं और हम ये 72 साल से दरवाजे खटखटा के उसने खुद मौका दिया कि हम भी चुटकनी लगा दें। ओके, गुड बाय, खुदा हाफिज़। जो बयान वहाँ से आ रहे हैं, ये 370 का स्टेटस ख़त्म करने के बाद वो सारे वज़ीर उनके कह रहे हैं कि हमने तो वो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको भी वापस लेना है। देखें, बातें तो ऐसी अब क्योंकि जज्बात की सियासत है, इस कैमरे की सियासत है। इंडिया में इतना कैमरा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पाकिस्तान में कैमरा स्ट्रॉन्ग है। जितना पाकिस्तान में व्यूअरशिप है, गो अब कम हो गई है, काफ़ी लोगों की, लोग चले गए हैं सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद में, पर अब लड़ाइयाँ और पॉलिसियाँ और पॉलिसी स्टेटमेंट कैमरे पर ही आ रहे हैं। इंडिया में जिस बात का खदशा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, मैं इस वक्त कश्मीर की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के मुसलमान, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो भी मरने के लिए तैयार हो जाए, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी से तंग आ जाए। पाकिस्तान बनाया हिंदू के तासब ने है जी। कायदे आज़म कांग्रेस के मेंबर थे। जब कायदे आज़म ने देखा भाई ये तो 2 नंबर के लोग हैं, ये तो पाक मुसलमानों के दुश्मन हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, कायदे आज़म ने फिर टर्न लिया और उसने मुसलमानों की सियासत का पाक, और अगर कायदे आज़म की दूर अंदेशी ना होती तो शायद पाकिस्तान ना बन पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मौलवी ऐसे थे जिनका ख्याल था कि इधर 22 करोड़ मुसलमान जो हैं उनको हम छोड़, उस वक्त तो 15-16 ही होंगे, छोड़ जाएंगे और किसकी स्वाब दीद पे। अब वो मुसलमान समझता है कि कम अज़ कम यार वहाँ इज़्ज़तें महफूज हैं, जायदाद महफूज है, कलमा महफूज है। अब वहाँ तो ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, आप इस ईद पे देखेंगे कि अगर कश्मीरी निकलता है तो वहाँ मुमकिन है कि बड़ा खूनी नमाज हो ईद की। जब इस तरह के इमेजेस वहाँ से आएंगे, वो जो बहुत सारे जो जहादी तंजीमें थी, बड़ी मुश्किल से उनको न्यूट्रलाइज़ किया पाकिस्तान ने, वो रिएक्शन उसको कौन रोकेगा? कश्मीर के अंदर भी रिएक्शन होगा, बाहर के मुसलमान भी रिएक्ट करेंगे। देखिए, इस मुसलमान जिस तबाही से गुजर कर रहा है, खा वो म्यांमार में हो, खा वो लीबिया में हो, खा वो इराक में हो, खा वो यमन में हो, खा वो सीरिया में हो, अल्टीमेटली क्योंकि मुसलमान को एक दहशतगर्द के तौर पे पेश किया जा रहा है, अल्टीमेटली दुनिया में गन पॉलिटिक्स पॉपुलर हो जाएगी, कश्मीर में ख़ास तौर पे। आज मैं नहायत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब कश्मीर का लीडर वानी है। मतलब अब अगर आपने सारे दरवाजे बंद करने हैं तो फिर तो उनके पास चारा क्या रह जाएगा? अब कश्मीर का लीडर वानी है। दुनिया को इस बात का अदराक है। हर दुनिया अपने मसलों में उलझी हुई है। रूस में देखो ना, बहुत बड़े मुजाहरे हैं, हांगकांग में देखो बहुत बड़े मुजाहरे हैं। सो थिंग्स आर वेरी क्रूशल। ये 3-6 महीने, साल लगा लें, अगला साल जो है ये कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का बड़ा भरपूर साल होगा। अच्छा, ये एक तो ये चैलेंज है, इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा की रोल है। दूसरा, अंदर हम नज़र डालते हैं तो जैसे आपने खुद फरमाया, इकॉनमी की सूरत हाल अपनी जगह पे, अपोजिशन जो है, ये जो बड़ी जमातें हैं, जिस तरीके से ये इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, कैसे निपटेंगे आप इनसे? देखिए, एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं। अगर इमरान खान का प्लस पॉइंट है कि वो दयानतदार लीडर है, अगर इमरान खान के मुखालिफ कोई दयानतदार अपोजिशन होती तो आज हमारे लिए बड़े मसले होते। लोग मुआवजा करते हैं इमरान खान का इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों का, फिर वो खुश नहीं है, लेकिन वो इमरान से नफरत नहीं करते, दे स्टैंड विद हिम। इस इमरान खान की या मेरी हुकूमत को सड़कों से ख़तरा हो सकता है, इन लीडरों से नहीं हो सकता। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा और इसमें चलते हैं पॉलिटिक्स में। नवाज़ शरीफ साहब जेल में हैं, अब मरियम भी जेल में चली गई हैं,
शहबाज साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, आप भी कहते रहे हैं कि वो एक बड़े ज़हीन आदमी हैं, विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। इस पॉलिटिक्स में आप कुछ देखते हैं कि ये जो इंतहा पसंद मैं कौम से आपके सामने सिर्फ एक सवाल रखता हूँ, मैनेज करके उसने लीडर ऑफ अपोजिशन ली, ही मैनेज्ड। तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग थे जिसके साथ उसने लॉबिंग की। आज एक भी इजलास नहीं हुआ, साल हो गया पब्लिक अकाउंट कमेटी का, किसी एक इन्वेस्टिगेशन का फैसला नहीं हुआ क्योंकि उसने रहा होना था। ये सारे क्यों लेते हैं जी, मुझे बताएं। इजलास में शिरकत क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्शन ऑर्डर। क्या हम इंसान नहीं थे? हम 3.5 साल 7 साल कैद लिए, हमें तो किसी ने नहीं बुलाया जी। एक माँ का जनाजा नीचे पड़ा है और 7 साल कैद हो गई जी। एक आवारा कलाशनकोफ इस सोफे के नीचे से निकली। हमसे कौन सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जी? यूसुफ रजा गिलानी चीखता रहा शेख रशीद को लाओ, बेनज़ीर ने कहा नहीं लाती, जाओ जो करना कर लो। आपको लगता है शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत करने में कामयाब हो जाएगा? शहबाज शरीफ नून लीग से फारग हो गया, फारग हो गया। ये रिकॉर्ड रख लें बोल वाले मेरा। मरियम ने टेक ओवर कर लिया मुस्लिम लीग नून। वो तो खुद जेल में है, नैब के पास। जेलों में आज मीडिया में क्या है जी, पंखा नहीं चला, एसी नहीं चल रहा, खाना नहीं। आप देखें ना रोज़ किस किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। घर से खाना नहीं आया, डॉक्टर आ गए हैं। भाई इस उम्र में तो लोग बीमार हो ही जाते हैं। इतनी ज़्यादा एज है और पहले और सियासत में जितनी मर्जी आप हराम की कमाई इकट्ठी कर लें, टेंशनें नहीं ख़त्म होती जी। सही बात है। अच्छा, सियासत की खारिश में टेंशन कब्र में उतरते तक जारी रहेगी। सेनेट चेयरमैन का जो इलेक्शन था, आपका क्या ख्याल है, रोल किसने प्ले किया? पीपल्स पार्टी या नून लीग के थे लोग? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने इसमें बेहतर सोच ली। क्या जुमला इस्तेमाल करूं, सोच रहा हूं कोई गलत जुमला ना ले। उसने नून लीग से बेहतर खेला। उसका कुछ सिला मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा उन्हें? ये रिवार्ड होता है ना जी कि बंदा जेल ना जाए, अस्पताल चला जाए। हमारे सियासतदानों की छोटी छोटी है ना जी। हमारे तो जेल में हमारे तो जेलों में ऑपरेशन हो गए जी। आप ये देखें कि वो लगाई, सुंघाया, टीका लगाया और ऑपरेशन किया और डॉक्टरों की टीम चली गई। बिलावल बहुत जज्बाती हो के मरीम नवाज की अरेस्ट पे इतना ज़्यादा रिएक्शन, डू यू थिंक के ये इसकी ज़रूरत थी? देखें सियासत में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। वो समझता है शायद मरीम ना आगे निकले। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो गई। अब जो खबरें हैं कि मुराद अली शाह गिरफ्तार होने वाले हैं और सिंध में भी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, बचा जाएंगे गवर्नमेंट को? सिंध का भी मैं दौरा करके आया हूँ। नवाब शाह लाड़काना मैंने विज़िट किया। लोग कीड़ों की तरह, मकौड़ों की तरह रह रहे हैं और पालतू जानवर उससे बेहतर रह रहे हैं। ऑप्शन कोई नहीं ना। पीटीआई ने मेरा ख्याल है सिंध में सही काम नहीं किया। पीटीआई को इलेक्शनों में बेहतर फैसले करती तो आज पीटीआई अभी भी हम देखते हैं कोई स्ट्रेटजी हमें सिंध की को नज़र नहीं आती पीटीआई। ये तो मैं नहीं कहना चाहता, मैं एक सीट का लीडर हूँ, लेकिन दिस इज़ अ राइट टाइम। मैं देखे ना, मैं नवाब शाह गया, तिल धरने की जगह नहीं थी। मैं बता के तो नहीं गया ना जी, लड़काने गया। मैं मुजफ्फराबाद जाऊँगा 13 तारीख को, परसों जलसा देखें, यहाँ समंदर होगा आवाम का। लोग अटैचमेंट चाहते हैं, लोग राब्ते चाहते हैं। अब अकेला इमरान खान क्या कुछ करेगा जी? देखिए ना, इमरान खान का ही नाम पीटीआई है, इमरान खान का ही नाम प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान इज़ द ओनली डिलीवरिंग पर्सनैलिटी। इमरान खान का इमेज है कि ऑनेस्ट है। सो जो टीम है उसको सिंध में जाना चाहिए, बलूचिस्तान में जाना चाहिए। पंजाब इतना बड़ा सूबा है शेख साहब, और नवाज शरीफ ने जो सारी पॉलिटिक्स की वो पंजाब की बुनियाद पे देखें, पंजाब की तो उसने GHQ के गेट नंबर 4 से शुरू। ठीक है जी, ये हमारे फौजी पंजाब में अपना कल्ट तो क्रिएट किया। देखें, पंजाब में अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे ना तो मैं एक मुतबादल कैंडिडेट हूँगा। बेशक 4 पॉइंट्स। देखें, पर्सनैलिटीज़ के भी वोट होते हैं पंजाब में। डेफिनेटली मुझे अगर 50% मेरी पार्टी वोट देगी, 50% मेरी पर्सनैलिटी भी होगी। पंजाब में ये मसला नहीं है, सिंध में जगाने की ज़रूरत है लोगों को, और लोग तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन पंजाब में भी अगर गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा, तो क्या वो फिर
ट्रांसलेट नहीं करेगा लोगों की नाराज़गी? ये बात देखें ना जी, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। एक ऑर्डर किए हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, चीफ सेक्रेटरी ने, कि भाई ये यूनिवर्सिटी बनानी है, एक लेटर निकालना है जी, हमने एक नई यूनिवर्सिटी, हम पिंडी को चाहते हैं कि पढ़े लिखों का शहर हो हमारी बेटियां। तो मेरी ज़िंदगी का मिशन था कि हम इसको 3 यूनिवर्सिटियां देंगे, दूसरी तो देने जा रहे हैं, फातिमा जनाब भी हमने बनाई थी, और ये सेटेलाइट टाउन की भी उम्मीद है, 8-10 दिन लग जाएंगे। फिर हम IT यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे अपनी बेटियों के लिए और बेटों के लिए। लेकिन कागज़ के पीछे खुद जाना पड़ता है। अब बताएं, एक फेडरल मिनिस्टर, मैं तो तौहीन महसूस नहीं करता कि भाई एजुकेशन के स्पेशल सेक्रेटरी के दफ्तर में चला जाऊं, क्योंकि मुझे काम से गर्ज है। यहाँ तो अभी तक ये लड़ाई होती है फ़ोन पे पहले कौन आएगा, वज़ीर आएगा या मैं अपने पीओ को हिदायत की हुई है यार कि किसी मुझे असिस्टेंट से भी मिलाना ना, पहले मुझे लाइन पे लेना। हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इस बात पे भी हमारी मिनिस्टरों की इज़्ज़त पे फ़र्क आता है कि लाइन पे पहले वो आए, सेक्रेटरी आए। बाबा क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ोन पे देख तो कोई नहीं रहा। लोग तो यही चाहते थे और खान साहब की यही वादा था कि ये बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होगा, नया पाकिस्तान होगा, इसमें कोई किसी गरीब अमीर का फ़र्क नहीं होगा। तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, अभी तो बहुत अपहिल टास्क है ये। देखिए, पहला साल हुकूमतों का आसान होता है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। और इमरान खान जितनी मेहनत कर रहा है, मुझे यकीन है कि इमरान खान 5 सालों में हालात पर काबू पा लेगा। हमारा एक ही मसला है जी, मईशत। वरना हम जो मर्ज़ी कर लें, जो मैं नवाज शरीफ को कहता था कि जिस बिजली का बिल जिसके घर जाएगा, गैस का बिल जाएगा। अब मैं आटे की कीमत डिस्कस करता हूँ कैबिनेट में, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जी क्या काउंसलर टाइप का ये लीडर है। इतनी लंबी लंबी काबीना की मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें क्या काफ़ी अच्छी डिस्कशन होती है। क्या होती है डिस्कशन उसमें? स्टैंडर्ड जो है डिस्कशन का इमरान खान की कैबिनेट का पिछली कैबिनेटों से बहुत बेहतर है। अगर आप किसी से भी पूछें बड़े आदमियों से कि मंडी के भाव क्या हैं, तो उसको नहीं पता होगा। तो ज़ाहिर है उनके मुलाजम जाते हैं, वो तो नहीं। आप मुझसे किसी अजनास का रेट पूछें इस वक्त का, तो मैं आपको बता सकता हूँ। जब आप ये सारी बातें करते हैं, भले मजाक उड़ता होगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे रिएक्ट करते हैं? बस दरमियानी सतह का उनको अदराक है लोगों के है। मसाइल। इमरान खान को एहसास है कि शेख रशीद सच कहता है, और उसको ये भी एहसास है कि इसको बेजा मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से जाता हूँ। हालांकि घर मैंने वहाँ भी रखा हुआ है इंटरव्यू देने के लिए, गाड़ियाँ फंसती हैं। अब देखें ना, अब मेरी और लोगों की गाड़ी वाली की सोच में बड़ा फ़र्क है। कोई यहाँ भी ईद पे कोई 2000 खोखे लग जाएंगे लाल हवेली के आगे, गरीबों के रेड़ियाँ लग जाएंगी। गाड़ी वाला कहता है जी ये शेख रशीद जो है ना जी, ये बड़ा बोसीदा किस्म का लीडर है कि हम गाड़ी लेकर ही नहीं आ सकते, क्योंकि लीडर उसी वक्त से मैं बना हूँ यहाँ जब गाड़ियाँ नहीं आती थी। तो अब मैं वज़ीर बन गया हूँ और मैं जनाब अली कहूँ कि झाड़ू फेर दिया जाए ताकि मेरी गाड़ी दरवाजे के आगे लगे। एक बड़ा जो सवाल उठता रहा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के हवाले से, यही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि टीम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसके बारे में भी तो मिनिस्टर्स जो है ना सारे बने इमरान खान की वजह से। डेफिनेटली। सो आप इसको मैं जवाब नहीं देना चाहता, मैं खुद वज़ीर हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह लोग सीखते हैं ना, सीख जाएंगे उम्मीद है। लेकिन एटलीस्ट इस कैबिनेट पर पहले साल में करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। क्या आपकी फीलिंग है, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ आपका दोस्ती भी है, आप उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, इमरान खान इस सारी सूरत हाल में कोई टाइम फ्रेम उन्होंने भी अपने जहन में बनाया होगा कि कब डिलीवरी अगर मैं ना दे सका तो समझूंगा कि हम सही काम नहीं कर रहे? इमरान खान, मैंने कितनी प्राइम मिनिस्टर को इतनी मेहनत करते नहीं देखा हुआ। सच बात करूँगा, वो हर एक से राय लेता है, देन ही डिसाइड्स कि भी क्या बेहतर है। लेकिन अब ख़जाना ही खाली होगा तो वो क्या डिलीवर करेगा जी? एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, अपोजिशन अपनी जो कैंपेन है, 2 चीज़ों पर उन्होंने उसको बेस किया है। एक तो वो ये कहते हैं जी कि ये मुकदमात सारे सियासी हैं। दूसरा वो ये कहते हैं जो मीडिया है उस पर बड़ी कदगनें लगा दी गई हैं और मीडिया वो चीज़ नहीं बयान कर रहा जो करना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? पहला सवाल आपने किया कि ये जो गिरफ्तारियां हैं, एहतसाब का अमल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक भी पर्चा अभी तक इमरान खान ने नहीं बनाया जी। कौम इस बात को समझने की कोशिश करे। हमसे गलती ये हो रही है कि हमने लोगों को ये नहीं बता सके। मैं तो हर टीवी शो में बताता हूँ कि भाई ये महंगाई, ये बिजली, ये गैस, ये दाल चावल, ये पिछलों की चोर बाजारी की वजह से है।
एक पर्चा भी इमरान खान ने इनके ख़िलाफ़ नहीं किया जी। लेकिन शेख साहब बहुत सारे हुकूमती लोग हैं, उनके बारे में तहकीकात पेंडिंग पड़ी हैं, नैब उन्हें नहीं पकड़ती। कोई ऐसी लंबी चौड़ी नहीं होगी, वरना तो अब बैलेंस करने के लिए देखें ना, पकड़े भी क्या कुछ लोग, एक मिनिस्टर उनका पंजाब के, 2 मिनिस्टर उनके जेल गए। और लेकिन इधर वफाक में परवेज़ खटक साहब हैं, सूबे में KPK में पता नहीं परवेज़ खटक का केस कैसा है, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं उसको देखा क्या है, लेकिन बकौल परवेज़ खटक के कि वो वैसे ही कोई ऐसा केस नहीं है, बकौल परवेज़ खटक है। और दूसरा जो एक अपोजिशन बहुत इस पे वावेला करती है, कुछ हमारे दोस्त मीडिया वाले भी कहते हैं कि जी बड़ी पाबंदी लग गई है, मीडिया पे बात नहीं हो सकती। आप वाकई देखें 9-10 महीने में जितने इश्तारों को प्रिंट मीडिया को पैसे मिले हैं इमरान खान के दौर में, चाहे वो पिछली पेमेंटें क्लियर ज़रूर हुई हैं, प्रिंट मीडिया की पाबंदी यही है कि भाई उनको पैसे मिलने चाहिए। बाकी लोग खुद बड़े तेज़ हैं जी, और शेख मुजीबुर रहमान दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे कहता था शेख रशीद ये चेहरा नज़र ना आए ना फ़ोटो का सामने ऑडियंस का, वो जो फ़ोटो बनाता था ना सिंगल शॉट, शेख मुजीबुर रहमान ने इस मुल्क की सियासत में मुतारफ़ कराई। वो कहता था आवाम और लीडर का चेहरा साथ साथ नज़र आना चाहिए। अब तो ड्रोन आ गया, आवाम को दिखाते हैं ड्रोन से सियासतदान को दिखाते हैं सामने से। सो थोड़ी बहुत पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाबंदियाँ भी काम नहीं आती। देखें मसला फ़ैसला लोगों ने करना है। जब हम अयूब खान के ख़िलाफ़ चीनी पे निकले थे तो हम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे। हम कहते थे शहर न खुले तो नहीं खुलता था। सो अभी ऐसा आलम नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिश भी की है उलमा को मिसगाइड करने की, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि उसने शामिल करने की कोशिश की कि बाज़ मजहबी मामलात को, लेकिन वो नून और पीपल्स पार्टी ने, ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और जो ये समझता था कि मौलाना फजलुर रहमान के वो आसफ जरदारी और शहबाज को इस्तेमाल कर लेगा, मैंने कहा पहली दफ़ा वो इस्तेमाल हो गया, खुद इस्तेमाल हो गया। शेख रशीद साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। बड़ी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर उन्होंने अपनी राय दी है, कुछ पेशीन गोई भी की है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जब वापस आते हैं तो क्योंकि शेख साहब रेलवे के वज़ीर हैं, उसके हवाले से अपोजिशन के कुछ लोग बहुत गुफ्तगू करते हैं, इनकी वजारत के बारे में इनसे पूछेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की सियासत पर गुफ्तगू करते रहे हैं इनके साथ। इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले अब ज़रा थोड़ी इनकी वजारत की बात कर लेते हैं। शेख साहब, एक्सीडेंट्स की जो तादाद है जो कुछ ज़्यादा नहीं हो गई जब से आप वज़ीर बने? नहीं, एक्सीडेंट्स का मुकाबला नहीं करना चाहिए। 3 एक्सीडेंट हैं, लेकिन रेलवे में क्योंकि मीडिया में उस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जो काम कर रहा हो। टोटल ये 74 इसलिए आए हैं कि 3000 फाटक हैं जी, जिसमें से क्रॉसिंग जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, 3000 में से 1809 आदमी के बगैर हैं, अनमैन जिसे कहते हैं, बाकी मैन है। गाड़ी को देखते हैं लोग आ रही है, फिर भी मोटरसाइकिल जो है ना जी वो ले आते हैं, आगे ले आते हैं। अभी मैंने स्कूल बंद कराए हैं, देखें कितना रिएक्शन है मेरे खिलाफ। लोगों ने मस्जिद वहाँ बनाई है, नमाज पटड़ी पे पढ़ते हैं। अब 38 ट्रेनें हमने नहीं चलाई हैं। लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमने जनाब अली 10 अरब रुपया पिछले साल से ज़्यादा कमाया। अब मसला ये है कि ट्रेन में इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जब ML1 अगर ना आए तो ML1 पे प्लानिंग की ब्यूरोक्रेसी जो है वो शशोपंज की शिकार है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया मीटिंग और कहा कि 15 दिन में करो, कम अज़ कम CDPD PW तो करें ना आप, CWPD करें आप, एक्निक करें। अब ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर लिया। सबसे बड़ा चैलेंज आपका रेलवे में आप किसको अगर हम कैटेगराइज करें? पटड़ी और सिग्नल। और उसके लिए फंड्स कितने चाहिए? देखें, अब अपोजिशन ये बात तो ठीक कह रही है कि पिछली दफ़ा उनके पास PSDP में 40 से 50 अरब थे, हमें 16 मिले हैं। 4 ML1 के हैं इनिशियल मनी के,
12 में तो आप देखें 35 अरब रुपए का हमारा फ्यूल पेंशन है जी, 31 अरब रुपए की हमारी तनख्वाह है। ज़रा ये कौम के सामने मैं आपके चैनल पे बता, 35 बिलियन हमारी पेंशन है, 1-2 साल में और ये 40 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। 31 बिलियन की हमारी तनख्वाह है, 1-2 साल में ये 32-33 हो जाएगी। एक अभी आज ही की बात करते हैं, 18 अरब का हमारा आयल है जी, पीछे 10 में जी पुर्जा क्या लाएंगे, आयल उसको ग्रीस क्या लगाएंगे। इसके बावजूद हमने, आप देखें कि हमने 38 ट्रेनें पुरानी मरम्मत करके चलाई हैं। इसका आप क्रेडिट रेलवे के मजदूरों को भी दें, अफसरों को भी दें। करप्शन तो हर जगह है, रेलवे में ज़रा ज़्यादा है। रेलवे की इतनी ज़मीन है जो लोग काबिज़ हैं उस पर, वो आप उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कुछ फंड्स जनरेट नहीं कर सकते? काफ़ी खाली कराई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वरना तो हमने अभी ये रॉयल पाम खाली कराया लाहौर के साथ, खुद मैंने केस लड़ा है, करोड़ों मैं देखता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पे, आपको जाता रहा हूँ। और उसका टेंडर हो गया तो हमारी फाइनेंशियल हालत शेप भी बेहतर करेगा, ये भी बेहतर करेगा। ये तहजीब चोरी में जो हमने दिए हुए हैं लोगों को ज़मीनें, सुप्रीम कोर्ट ने को रेलवे ये नहीं चाहती, रेलवे तो चाहती है पुराना ही सिस्टम हो के 90 साल के लिए दे दो या 22 साल के लिए दे दो। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, बल्कि मैं रेलवे के को मैंने कल हदायत की है कि ये ठीक है कि 5 साल के लिए दो, 5 साल एक्सटेंडेबल हो, मालिक ना बन जाए। हमें तो जी एक प्लाट भेज दें बंस रोड का या IH चुंदरीगढ़ रोड का, तो रेलवे तो खसारे से बाहर निकल जाती है एक प्लाट बेचने के। लेकिन इस मुल्क में जायदादों में और लीजों में जितनी करप्शन, 10 साल रेलवे का करप्शन का दौर था। 1-1 अरब रुपए की मशीन खरीदी और खड़ी है, नए जी लोकोमोटिव लाए हैं और अभी इनिशियल रनिंग ही नहीं पूरी होगी। अच्छा, ये भी बात जो आम लोग करते हैं, कॉलम निगार भी लिखते हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी चाइना की, उनसे सब कुछ क्या करें, तो जो जिन लोगों ने ये सब किया, कोई वरना आधी रेलवे नैब में चली जाएगी। और रेलवे का सिस्टम ऐसा है कि इसमें बाहर से लोग नहीं आ सकते। जिसने रेलवे में भर्ती होना है या जिसने रेलवे में CSS या करके आना है 17 ग्रेड में, उसने रिटायर भी रेलवे में होना है। फिर इनकी आपस में बड़ी लड़ाई है कि ये सिविल है, ये मैकेनिकल है, सिविल की पोस्ट पे मैकेनिकल को नहीं लगा सकते। इंडिया में तो उसने टर्न अराउंड कर दिया था रेलवे को, वो वहाँ पर तो वो एक बहुत प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल तो मेरा ख्याल है कहीं नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन कम से कम इतना खसारा नहीं है। हाँ, हम खसारे को पूरा कर लेंगे। दी ओनली रीज़न इज़ कि देखें, करप्शन का मेयार ये है कि हमने 2 टेंडर कैंसिल किए हैं क्योंकि सारी सेटिंग होती है। जिसने परचेज़ करनी है उसकी कंपनी भी अपनी होती है जिससे उसने परचेज़ करनी है। अब वज़ीर को तो नहीं पता कि ख़राब का SR नंबर क्या है और इसकी बैलेट ठीक है या नहीं ठीक है। बड़े मसाइल हैं ये रेलवे में। और फिर यूनियन बड़ी है, आपको पता, हर पार्टी का दफ्तर है। ये पाकिस्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम सियासी पार्टियों की तंजीमें और ओपन तंजीमें हैं। ये नहीं कि कोई ढकी छुपी तंजीमें हैं। जमात इस्लामी की तंजीम है, पीपल्स पार्टी की तंजीम है, नून की तंजीम है, और उन्होंने दफ्तर अंदर बनाए हुए। कितना टाइम आपको लगेगा, आप समझते हैं कि मामलात बेहतर हो जाएंगे? अगले साल तक ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। 24 दिसंबर इसको 24 अगस्त को मेरा साल पूरा हो जाएगा। 25 को हम कौम को के सामने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला। खसारा कम किया आपने कुछ? जी हाँ, 4 अरब रुपया खसारा कम किया, वो 10 अरब किया है। लेकिन ऑयल डॉलर बढ़ गया, ऑयल की कीमत 14 से 18 पे चली गई। सो वो 4-6 हमारा हज़म बीच में, और ये गाड़ियाँ हमने रीबिल्ड की। सो हमने 70 लाख पैसेंजर बढ़ाया जो इस साल हम 1 करोड़ पे ले जाएंगे, और फ्रेट का हमने 4 से 7% पे ले आए हैं। हमें ये एक एक्सीडेंट ने ज़रा काफ़ी धचका दिया जिसमें 25 लोग जाँ बाक हुए, एक में 2 हुए। अभी जब मैं आपको इंटरव्यू दिया रहा हूँ तो कोयटा में किसी ने बम लगाया, शुक्र है कि वो फटा नहीं। और देखिए ना, हमारे साथ तो ट्रैक 1800 किलोमीटर एक साइड का ट्रैक है जी। हमें लोग बतौर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी देखें ना कि रोज़ लोग बसों में भी मरते हैं, गाड़ियों से, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सो रेलवे में बम्पर टू बम्पर ट्रेन चल रही है, बम्पर टू, और हमारे लोकोमोटिव फेल हुए हैं जी के। हम सोच रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, मैं जी पे केस करना चाहता हूँ पर इंटरनेशनल वकील पैसे इतने अभी उसकी इनिशियल रनिंग पैदा नहीं।
और अगर मैं उन लोगों को भी निकाल दूं नौकरियों से जिन्होंने इतने विजिट किए ये बनाने के लिए और वो भी जेलों में चले जाए तो रेलवे में तो अफसर ही नहीं रहेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे बड़ी कोशिश कर रहे हैं जस्टिस गुलजार साहब जगह साफ़ कराने की, कुछ उम्मीद लगती है आपको? 42 में से तो जी हमने 38 किलोमीटर खाली कर दिया। खाली अब 4 किलोमीटर। हाँ, वहाँ खून खराब है जी। कौन काबिज है वहाँ? लोग ही काबिज है जी। बड़ी बड़ी जायदादों की तरफ तो नहीं हम जा रहे थे जी, ना गए हैं बड़े प्लाजों। हम गरीब की कुटिया की तरफ, गरीबों ने भी 4-4 मकान बना के 3 किराए पे दे दिए हैं, ऊपरली मंजिल या नीची पे वो खुद रह रहे हैं। तो ये 2-3 लाख लोग मुतासर होते हैं। या तो इनको जगह दें आप, हम ज़मीन देने के, हम ये सारी जगह सिंध गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हैं और उनके पास 2.2 बिलियन की सर्कुलर रेल की अप्रूवल है, या ये पैसे हमें दे दें, हम चला देंगे सर्कुलर रेल। नहीं, फिर वो जगह कैसे खाली, इन्हीं पैसों से खाली कराएंगे? ज़मीन हम अपनी दे देंगे, थोड़े पैसों से उनके क्वार्टर श्वार्टर बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गुलजार साहब बैठे हैं, उनसे कहेंगे जी कि हम ज़मीन देते हैं इनको और ख़ाली करें। और जस्टिस गुलजार के दौर में ये खाली हो सकती है, वरना ये नहीं खाली हो। वो तो जिस तरह उन्होंने कराची को क्लियर करवाया है वो तो बड़ी बहादुरी से, कोई और जज जो है और वो शुक्र है उनके अभी 2 साल हैं अभी मेन एज ए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो वो चीखें निकल जाएंगी लोगों की। आप पर उम्मीद है कि इस दौर में आप बना लेंगे सर्कुलर रेलवे, क्योंकि कराची का बड़ा मसला हल हो जाएगा। लाइन ही क्लियर हो जाएगी ना जी। हम ना बना सके, हमारे बाद कोई बना लेगा। जैपनीज भी अब आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास तो जी एक बोगी खाली नहीं है, एक फ्रेट वैगन खाली नहीं है। इंजन हमारे जो नए इन्होंने लिए हैं वो 20 के 20 अभी ट्रायल में अफसर दस्तखत, डरते हैं नैब से जी। अब 6 अफसरों ने दस्तखत करने हैं, नए इंजन आए हैं और इन्होंने सॉफ्टवेयर भी नहीं साथ मंगवाया हुआ कि ख़राबी हो तो ठीक कैसे हो। डरते क्यों? बस ब्यूरोक्रेसी हैंड्स अप कर गई है जी। नया कानून लाना पड़ेगा नैब का, ब्यूरोक्रेट्स के लिए सिर्फ। नहीं, आप समझते हैं कि नैब वाकई ज्यादती कर रही है? नहीं, ज्यादती नहीं कर रही, कानून की जद में वो आ जाते हैं। फाइल जब तक ब्यूरोक्रेट दस्तखत ना करे उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जब तक वजीर के साथ सेक्रेटरी इन्वॉल्व ना हो तो करप्शन नहीं हो सकती। तो नैब का अगर देखें ना, ये केस वही है जो कि प्लानिंग के पास रोडों के और ब्रिजेस के और सड़कों के लगे हुए हैं, सेम वो भी हमारा ML1 है। ठीक है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने डंडा दिया है, पता नहीं वो डंडा चलता है या नहीं चलता है। और ML1 ना बनेगी तो ये रेलवे जो है 7 करोड़ लोगों की सवारी जो है साल 2 साल में बैठ जाएगी। अच्छा, नहीं, मैं ज़रा इसी पे आना चाहता हूँ कि नैब अपोजिशन भी यही इतराज़ करती है कि जी ऑफिस जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी जद में आ गई है। तो कानून में क्या ख़राबी है? कानून मेरा ख्याल है ठीक कर रहे हैं। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए नैब के कानून में तरमीम आ रही है। अच्छा, किस तरह की तरमीम? कुछ यही कि भी ये ना पकड़े जाएं, चोर पकड़े जाएं जो माल खा लेते हैं, कमीशन खाते हैं। क्योंकि अप्रूव तो इन्होंने भी लिखना होता है ना, सीन भी लिखे तो फंस जाते हैं। ये भी फंस जाते हैं जिसने सब कुछ किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। नाज़रीन, शेख साहब ने तज्ज़िया भी दिया, रेलवे के मसाइल भी बताए, पुरुमीद हैं कि मामलात को ठीक कर लेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह तज्ज़िया में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।